हेलो स्टूडेंट, सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मिशन है 56 में से 56 नंबर लाना। काफ़ी प्रकार के हमने प्रयास किए हैं बोर्ड के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। एक और नया इनोवेशन किया है कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, मेजर जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज एक टॉपिक लिया हमने बायोटेक का, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। ऊपर आपको जैसा दिख रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम एंड नीट एग्जाम, जितने भी प्रकार के फैक्ट जो बनते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो मैंने इसको क्वेश्चन किस प्रकार से पुट किया जाता है और उसको किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, वो विवरण आपको समझाने का प्रयास किया। तो बहुत कम समय में बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए लगातार इस चैनल के माध्यम से जुड़िए। चलो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पुनर्योजी प्रोटीन क्या है? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाते हैं वो क्या होती है? इन्हें बायोरिएक्टर द्वारा कैसे प्रोडक्ट कर सकते हैं, उत्पादित कर सकते हैं? बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पुनर्योजी प्रोटीन किसे कहते हैं? तो ध्यान देना, यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन जीन, कोई प्रोटीन को कूट लेख, देखो कोई जीन ऐसा है जो प्रोटीन का कूट लेखन करता है, किसी विषम जात, यह ध्यान देना यहाँ पर, किसी विषम जात प्रपोषी कोशिका में अभिव्यक्त होता है तो उसे पुनर्योगज प्रोटीन कहते हैं। एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ, यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन जीन किसी विषम जात प्रपोषी कोशिका में अभिव्यक्त होता है तो उसे पुनर्योगज प्रोटीन कहते हैं। बिल्कुल याद रह जाएगा, हो जाएगा सर। जैसे एग्जांपल देखो, इंटरफेरोन डी, इंटरफेरोन बी, इंसुलिन, मानववर्ती हार्मोन, एंटीथ्रोम्बिन व डीएनएज फर्स्ट, ये कुछ पुनर्योजक प्रोटीन होती हैं। बिल्कुल याद रहेगा। एक बार पुनः रिपीट करता हूं, यदि कोई प्रोटीन कूटलेखन जीन किसी विषम जात प्रपोषी कोशिका में अभिव्यक्त होता है तो उसे पुनर्योगज प्रोटीन कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने, इंटरफेरोन डी, इंटरफेरोन बी, इंसुलिन, मानववर्ती हार्मोन, एंटीथ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन क्या होती है? ऐसी प्रोटीन जो रुधिर का थक्का बनाने का काम करती है, और डीएनएज, ये कुछ बनाए गए थे पुनर्योगज प्रोटीन। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन्हें बायोरिएक्टर के द्वारा कैसे उत्पादित करते हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। देखो इनका उपयोग, आपको एक तो ये याद रखना कि इनका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है, मेडिकल साइंस में इसको काम में लिया जाता है। बायोरिएक्टर क्या है? बायोरिएक्टर एक बड़ा पात्र होता है या बड़े पात्र के समान होता है, जिसमें सूक्ष्म जीवों को, पादपों को, जंतुओं को, मानव की कोशिकाओं को कच्चे पदार्थ के रूप में काम में लेते हैं और इनसे कोई जैविक उत्पाद या विशिष्ट उत्पाद या एंजाइम बनाए जाते हैं। तो कैसे लिखोगे? बायोरिएक्टर एक बड़े पात्र के समान होता है जिसमें सूक्ष्म जीव, पादप, जंतु या मानव की कोशिकाओं की सहायता से कच्चे पदार्थ को जैविक रूप से विशिष्ट उत्पाद एवं एंजाइमों में बदला जा सकता है। बायोरिएक्टर वांछित उत्पाद प्राप्त करने के लिए, देखो बायोरिएक्टर क्या है? वांछित उत्पाद प्राप्त करने के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां उपलब्ध करवाता है। बस सिंपल सा इतना सा लिखना है, यदि बायोरिएक्टर के बारे में आ जाए तो समझ में आया। बिल्कुल इसी कड़ी में देखो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओरी तथा क्लोनिंग स्थल एक वाहक में कैसे संभव, देखो एक वाहक में क्लोनिंग को कैसे संभव बनाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओरी क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और एक क्लोनिंग साइट होती है। एक वाहक में क्लोनिंग को कैसे संभव बनाते हैं? क्लोनिंग जानते हैं, किसी भी जीव की हूबहू कॉपी बना देना क्लोनिंग कहलाता है। तो एक जो वेक्टर काम में लेते हैं, वाहक काम में लेते हैं। जैसे याद करो, हमने पीबीआर 322 के बारे में चर्चा की थी। पीबीआर 322 में आपने ओरी को भी पढ़ा है, क्लोनिंग साइट को भी पढ़ा है। तो वो एक वाहक में क्लोनिंग को कैसे सफल बना देते हैं, देखो पढ़ते हैं। प्रतिकृतियन का उद्गम, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये ORI की फुल फॉर्म हो गई, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, प्रतिकृतियन का उद्गम। डीएनए का ऐसा अनुक्रम होता है, ऐसी सीक्वेंस होती है जहां से प्रतिकृतियन शुरू होता है। रेप्लिकेशन कहां से शुरू होता है? तो आपको याद रखना है कि किसी भी वेक्टर में ORI साइट वह होती है जहां से रेप्लिकेशन या प्रतिकृतियन की शुरुआत होती है। वांछित डीएनए खंड जब ओरी से जुड़ जाता है तो ही प्रपोसी में इसकी प्रतिकृति बन पाती है। जब तक वांछित डीएनए का टुकड़ा ORI से नहीं जुड़ेगा, रेप्लिकेशन की प्रोसेस शुरू नहीं होगी। तो समझ में आया होगा कि किसी भी वाहक में क्लोनिंग को संभव बनाने में ORI का क्या रोल है। ORI से जब कोई वांछित डीएनए का खंड जुड़ेगा तब से रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगा। अब आगे देखो क्या लिखा है मैंने इसमें, प्रपोसी में इसकी प्रतिकृति बन जाती है, बिल्कुल फोटोकॉपी बन जाती है। क्लोनिंग स्थल, अब किसकी बात करें? क्लोनिंग स्थल वह डीएनए अनुक्रम या स्थल होता है जहां विजातीय डीएनए जुड़ता है।
जहाँ पर क्या हो जाता है, विजातीय यानी खुद का डीएनए नहीं, किसी दूसरा डीएनए को जोड़ा जाता है। अतः एक वाहक में ORI तथा क्लोनिंग स्थल का क्लोनिंग के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है, क्लोनिंग के लिए होना आवश्यक होता है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन रखा गया है यहाँ पर। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे रखना है कि प्रतिकृतियन का उद्गम ORI डीएनए का ऐसा अनुक्रम होता है जहाँ से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है। वांछित डीएनए जब ORI से जुड़ता है तो ही प्रपोसी में इसकी प्रतिकृति बन पाती है। क्लोनिंग स्थल वह डीएनए अनुक्रम या स्थल होता है जहाँ विजातीय डीएनए जुड़ता है। अतः एक वाहक में ORI या ORI तथा क्लोनिंग स्थल का होना क्लोनिंग के लिए आवश्यक होता है। चलो बात करते हैं, पिछले प्री बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रखा था मैंने, पुनर्युगज डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इसमें बड़े ही बच्चे कंफ्यूज देखने को मिले, तो इसके लिए मैंने एक सोल्यूशन निकाला कि इसको किस प्रकार से करते हैं। बड़े ध्यान देना, आरडीएनए जब हम बनाते हैं तो कौन कौन से प्रोसेस हम काम में लेते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो शॉर्ट में मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है, समझने का पूरा प्रयास कीजिए। देखो, आरडीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम क्या है। पहले तो हम क्या काम करते हैं, डीएनए को पृथक करते हैं। डीएनए को कैसे पृथक करते हैं, यदि हम किसी पादप कोशिका को काम में लेते हैं तो सेलुलोज है, तो सेलुलेज एंजाइम काम में लेंगे। ध्यान देना, सेलुलोज को तोड़ेंगे तो सेलुलेज एंजाइम काम आएगा। यदि पेक्टिनेज या दूसरा एंजाइम पेक्टिनेज हो सकता है, या कोई कवक की कोशिका है तो उसको हम कोशिका भित्ति को तोड़ने के लिए काइटिनेज एंजाइम को काम में लेंगे, प्रोटीएज एंजाइम को काम में लेंगे। इनके द्वारा हम कोशिका से डीएनए को पृथक करते हैं। तो पहला प्रोसेस देखो, सिंपल सा मैंने लिखा, डीएनए का पृथक्करण सेलुलेज, पेक्टिनेज, काइटिनेज तथा प्रोटीएज आदि एंजाइमों की क्रिया के द्वारा कोशिका से हम डीएनए को पृथक करेंगे। बिल्कुल लिख दोगे, पहला पॉइंट लिखना है। आरडीएनए बनाने के प्रक्रम में पहला है डीएनए को पृथक करना। सबसे पहले हम डीएनए को अलग करेंगे, डीएनए को अलग करेंगे तभी तो हम आगे जाकर के आरडीएनए बना पाएंगे। तो पहला प्रोसेस रहेगा डीएनए का पृथक्करण। अब देखो सेकंड में क्या लिखा है, डीएनए को विशिष्ट स्थल से काटना। बड़ा ही फेमस है ये। जो डीएनए हमने पृथक किया है उस डीएनए को हम किसी न किसी एंजाइम के द्वारा काटेंगे, और आप जानते हो एंजाइम कौन सा होता है, रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है, जिसको हम प्रतिबंधन एंजाइम कहते हैं। तो देखो एंजाइम क्या लिखा है, डीएनए को विशिष्ट स्थल से काटना, तो यह क्रिया प्रतिबंधन एंजाइमों द्वारा होती है। यह एंजाइम डीएनए को विशिष्ट अनुक्रम स्थल ए व जी या जी व ए के बीच में काटता है। आप याद करो, मैंने आपको एक एग्जाम्पल बता रखा है, GAATTC, तो आपको पता है ये किसके बीच में काटेगा, जी और ए के बीच में काटने का काम करता है। बिल्कुल याद रह जाएगा, जी व ए के बीच में काटता है। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, PCR द्वारा लाभकारी जीन का परिवर्धन, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन इंपॉर्टेंट बाई मेथड पीसीआर विधि के द्वारा जितने भी इंपॉर्टेंट लाभकारी जीन जो होते हैं उनका हम प्रवर्धन करेंगे। आपको पता चला कि कोई जीन वांछित जीन है या लाभकारी जीन है, तो उसका हम क्या करते हैं, पीसीआर विधि के द्वारा कुछ ही घंटों में करोड़ों प्रतिलिपियां बना सकते हैं। पीसीआर जानते हो ना, पीसीआर वह टेक्निक होती है जिसमें बहुत कम समय में किसी डीएनए की आवर्धित करोड़ों कॉपियां तैयार कर सकते हैं। तो हम क्या काम करेंगे, जो डीएनए का टुकड़ा काटा है ना, उसको पीसीआर मेथड के द्वारा उसका प्रवर्धन कर लेंगे। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रोसेस मैंने रखा, पुनर्युगज डीएनए का प्रपोसी कोशिका में निवेशन। पुनर्युगज डीएनए जो बनाया हमने अभी अभी, देखो पहले क्या किया, डीएनए को पृथक किया, फिर उस डीएनए के टुकड़े कर दिए, उस डीएनए का फिर एम्प्लीफिकेशन कर दिया, फिर प्रपोसी कोशिका में उसमें डालते हैं तो आरडीएनए हुआ। जब ग्राही कोशिका पुनर्युगज डीएनए धारण करने में सक्षम हो जाती है, जिस कोशिका में हम डाल रहे हैं यदि वो कोशिका सक्षम है उसको लेने के लिए, तो इसमें किसी एक विधि के द्वारा डीएनए निवेशित कर दिया जाता है। याद करो कौन कौन सी विधि हो सकती है, अंतःक्षेपण विधि हो सकती है, सूक्ष्म इंजेक्शन सूक्ष्म अंतःक्षेपण विधि हो सकती है, जीनगन विधि हो सकती है, या डायरेक्ट मेथड के द्वारा हम उस कोशिका के अंदर आरडीएनए को डाल सकते हैं। तो पुनः रिपीट कर रहा हूं, 4 नंबर पॉइंट, पुनर्युगज डीएनए का प्रपोसी कोशिका में निवेशन। जब कोई ग्राही कोशिका आरडीएनए धारण करने में सक्षम होती है तो इसमें किसी एक विधि के द्वारा डीएनए का क्या कर दिया जाता है, निवेश कर दिया जाता है। 5 नंबर पॉइंट कहता है बाहरी जीन उत्पाद को प्राप्त करना। ये पूरा मेथड होने के बाद में देखो क्या होता है, विजातीय डीएनए की प्रपोसी कोशिका में अभिव्यक्ति किसी उत्पाद, पुनर्युगज प्रोटीन के बारे में थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, बनाने के साथ हो सकती है। तो बाहरी जीन उत्पाद को कैसे प्राप्त करेंगे, जब विजातीय डीएनए की प्रपोसी कोशिका में अभिव्यक्ति होगी तो उत्पाद के रूप में उसको प्राप्त किया जा सकता है। 6 नंबर पॉइंट मैंने लिखा, अनुप्रवाह संसाधन, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है ये। संवर्धन द्वारा प्राप्त वांछित उत्पादों के
पृथक्करण व शुद्धिकरण को सामूहिक रूप से अनुप्रवाह संसाधन कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये 6 पॉइंट जो हैं वो आरडीएनए बनाने के बायोटेक के प्रक्रम हैं। तो बिल्कुल याद रह जाएगा, यदि क्वेश्चन पूछा जाए पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम का संक्षिप्त परिचय दीजिए, तो आपको इस प्रकार से लिखना है। डू अगेन डीएनए पृथक्करण, डीएनए को विशिष्ट स्थल से काटना, पीसीआर द्वारा लाभकारी जीन का प्रवर्धन करना, पुनर्योज डीएनए का प्रपोषी कोशिका में निवेशन करवा देना और बाहरी जीन उत्पाद को प्राप्त करना और अनुप्रवाह संसाधन। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ लगातार चैनल के साथ में जुड़िए, मिशन को पूरा कीजिए। मिशन अपना है 56 में से 56, टारगेट है कंप्लीट में से कंप्लीट नंबर लाना। हर प्रकार का इनोवेशन स्टूडेंट के लिए किया जा रहा है, इसलिए इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।